हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 मई और 7 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन के करते हैं शुरुआत हम लोग। और प्यारे दोस्तों, स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये हमारा मंजिल बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था पिछली क्लास में, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज। तो इस सवाल का आंसर आपने सही दिया था, जेके रॉलिंग, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर क्या होगा कि हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की जिम्मेदारी इंडियन टीम के किस क्रिकेटर को मिली है। तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में ये जिम्मेदारी मिली है यजुवेंद्र चहल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली इन्हें गुरुग्राम जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पेशली वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। और यजुवेंद्र चहल का भी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम क्रिकेट टीम के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है। वैसे यजुवेंद्र चहल हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं, लेकिन ये गुरुग्राम में रहे हैं। और 2024 का जो छठा चरण है, यानी कि 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पे, 10 लोकसभा सीटों पे इलेक्शन होने वाले हैं। और वहीं पे ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ही इन्होंने अभी जो है ना रिसेंटली गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे भारत के इसके लिए जो यूथ आइकन है ना, उनका नाम क्या है। उनका नाम है राजकुमार राव, ठीक है ना, राजकुमार राव। राजकुमार राव, एक न्यूटन मूवी आई थी इनकी, उसके कारण फेमस है ये। इस बार का जो इलेक्शन है उसका स्लोगन क्या है, चुनाव का पर्व देश का गौरव। ये याद रखना आप लोग, चुनाव का पर्व देश का गौरव, ठीक है ना। और ये 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे इलेक्शन, और जाएंगे कब तक ये आपके, ये 4 जून को जो है ना इनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ध्यान रखना आप लोग। और एक हरियाणा में जो है ना 25 तारीख को इलेक्शन होंगे, ये याद रखना, 25 मई को होंगे। वोट डालने आपको भी बहुत ज़रूरी जाना है, ठीक है ना। वैसे थोड़े दिन पहले ना एक सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था नोटा के लिए। नोटा, नन ऑफ द अबो जिसको आप लोग बोला करते हैं, मतलब आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो तो आप नोटा पे प्रेस किया करते हैं। लेकिन नोटा के लिए अब तक क्या होता आया था कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नोटा सबसे ज़्यादा जहां होते हैं, तो इससे पहले वाला जो भी कैंडिडेट है उसको जितवा दिया जाता है। तो एक शिव खेड़े नाम के पर्सन थे, उन्होंने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि जब फिर नोटा का मतलब ही क्या रह गया, अगर ये ज़्यादा है तो मतलब उस जगह का इलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया ना देना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब री इलेक्शन हो तो जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट को दोबारा तो उसका नॉमिनेशन ही नहीं लेना चाहिए। अगर वो पसंद ही होता तो पहली बार में उसके लिए वोट आ जाते, अब कोई न्यू कैंडिडेट लाना चाहिए। और इस बात में दम भी लगा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ साहब को। इस करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको भी नोटिस जारी किया है इस बात को संज्ञान में लाने के लिए। तो आप नोटा बटन जो है ना प्रेस कर सकते हैं अगर आपको वहाँ का कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, जिस भी आप लोकसभा संसद लोकसभा के क्षेत्र में आते हैं, या जो भी आपको पार्टी पसंद आती है आप उसको वोटिंग कर सकते हैं। पर हाँ, वोट जरूर करिएगा। नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं हम लोग, 25 जनवरी को हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और एक बात और याद रखना आप लोगों को कि 25 जनवरी को डेट सेलिब्रेट करते हैं, कब से सेलिब्रेट करने लगे, साल 2011 से सेलिब्रेट करने लगे हम लोग ये वाला डे। अगला सवाल हमारे पास में क्या रहेगा, अगला सवाल है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। आपको ये अच्छे से पता होगा कि मार्च महीने के अंदर हरियाणा के सीएम बने थे नए, 11 नंबर के व्यक्तिगत रूप से सीएम बने थे, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी। और सैनी साहब वर्तमान में कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद है, ना कि विधायक है। नियमानुसार ये होना चाहिए कि हरियाणा के 90 सीटों में से किसी भी एक सीट पे उनको जीतना जरूरी होता है। भाई कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री को एक विधानसभा सीट का मेंबर होना बहुत जरूरी है, मतलब विधानसभा का मेंबर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिस दिन मुख्यमंत्री बनते हैं उससे लेकर 6 महीने के अंतराल में ये काम पूरा होना चाहिए। अब बात ये आती है कि कोई विधानसभा सीट खाली ही नहीं है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम था मनोहर लाल खट्टर। वो कहाँ से विधायक थे, तो वो विधायक थे करनाल डिस्ट्रिक्ट से विधायक थे। तो उन्होंने क्या किया, करनाल सीट से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में अब वो करनाल जिले से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा सांसद के रूप में चुनाव लड़ने वाले हैं करनाल जिले से अब वो। और करनाल से जब इस्तीफा दे दिया तो सीट खाली हो गई। तो अब इसी करके वहां पे बाई इलेक्शन, या कह सकते हो आप लोग वहां पे उपचुनाव होने वाले हैं। अब आप ये कहोगे सर, जब किसी क्षेत्र का 6 महीने से कम का समय रह जाता है तो उस जगह पे री इलेक्शन होने की नीड ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
आप सबको पता है कि जैसे ये वाले इलेक्शन पूरे होते हैं तो हरियाणा में तो फिर से एक बार वही इलेक्शन मोड दोबारा स्टार्ट हो जाएगा हमारे लिए। ये पूरा साल ही इलेक्शन मोड का ही समझ के चलो आप लोग, क्योंकि अक्टूबर के अंदर लगभग जो है ना हमारे भी इलेक्शन होने वाले हैं तो अक्टूबर में होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये 2-4 महीने तो इन्हीं की तैयारियों में ही निकल जाएंगे। तो सर इसी दौरान दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन बात है मुख्यमंत्री की, तो करके इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं ये। अच्छा मान लो सर ये हार गए, तो अगर ये हार गए सैनी साहब तो अब इनको मुख्यमंत्री पद से फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर ये हार गए तो ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को जरूर याद रखना है। तो ये अभी उपचुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो मैंने अभी बता ही दिया, करनाल सीट से जो है ना उपचुनाव लड़ने वाले। तो इनकी संपत्ति कितनी है, जब भी इलेक्शन के लिए नामांकन दर्ज करते हैं ना तो संपत्ति बतानी होती है, और संपत्ति इनके पास में टोटल कितनी है, 4,85,00,000 है। नगद इनके पास 1,80,000 रुपये है। आभूषण इनके पास में 30 ग्राम सोना है, करीब 2 लाख रुपए का। इनके पास कोई हथियार है नहीं, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है एलआईसी के अंदर, इसके अलावा पीपीएफ में। इनके पास 3 कार है तकरीबन 20 लाख रुपए की। इनके पास चल संपत्ति है 43,57,000 रुपए की। अचल संपत्ति है इनके पास में 2 एकड़ कृषि भूमि है, 2 मकान है। इनके समय टोटल 4,15,00,000 रुपए की संपत्ति है। कोई आपराधिक मामला इन पे दर्ज नहीं है। एक करीब 81 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा भी है, और 2010 में जो है ना इन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर ली थी। अच्छा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या दायरा है, इनकी टोटल संपत्ति लगभग 2.5 करोड़ है। नगद तो 50,050 रुपये पूरे। आभूषण कुछ एक भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, कोई साधन भी नहीं है। चल संपत्ति 2,14,42,913 रुपये की है। अचल संपत्ति 12 कनाल कृषि भूमि और 1350 वर्ग फुट का बनियानी में घर समेत टोटल 40 लाख की संपत्ति है। कोई मामला दर्ज नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1975 में जो है ना इन्होंने स्नातक कंप्लीट की थी। वैसे एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो ये वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी ज़रूरी, जहाँ से सवाल आ सकता है, शिक्षा इनकी और शिक्षा ही इनकी, ठीक है ना, इसलिए मैंने वैसे इस स्लाइड को लिया है। कौन हरियाणवी ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा बने हैं, तो ये शेरपा बने हैं जींद जिले के पूर्व सरपंच, या जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान जी। पंचायती राज दिवस के ऊपर ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत का गठन किया गया था अभी हाल ही में, जहां पे देश के हर राज्य के सरपंच, मुखिया या प्रधान, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, ये सारे इकट्ठे हुए थे। और इस दौरान ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा देश की पहली हाईटेक एवं महिला हितैषी पंचायत बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच एवं पंचायती राज अधिकारों के सक्रिय एक्टिविस्ट है सुनील जागलान, इनको बनाया गया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कुछ इस टाइप का एक संगठन बना है, इसमें कुछ और भी मेंबर जुड़े हैं, जैसे कि सुजाता है जो महाराष्ट्र से है, कुलदीप सिंह जम्मू से, बबीता बिहार से, आरती देवी ओडिशा से, अभिषेक सिंह है ये उत्तर प्रदेश से है, और निम्नलिखित सिक्किम से है, रोहित तिवारी एमपी से, श्रीनिवास तेलंगाना से, इनको मेंबर बनाया गया है। पिछले 2 सालों में सुनील जागलान कहते हैं कि लगभग 30,000 से ज़्यादा सरपंचों के साथ साथ अलग अलग मैंने डायलॉग मीटिंग वगैरह की है, विचार विमर्श करके इस यही एक प्लेटफॉर्म फिर लाया गया है। 2010 में इस पद पे रहते हुए इनको महिला हितैषी पंचायत और पहली हाईटेक पंचायत और पहली लाइब्रेरी, पहली महिला ग्राम सभा, पहली पंचायत जिसमें 50% पैसा महिलाओं के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से खर्च किया गया, ये इस करके इनको 2 बार का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। बीबीपुर मॉडल को राष्ट्रपति जी ने 100 गाँव में भी शामिल किया था, बेस्ट 100 गाँव के अंदर भी शामिल किया था। तो ये काफ़ी जरूरी सवाल है, याद कर लेना आप लोग। हरियाणा में प्रथम चरण में 124 व द्वितीय चरण में कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में दर्जा दिया गया, टोटल 111 को। मतलब टोटल हरियाणा में 124 तो पहले दिया गया, और 111 स्कूल जो है ना इनको दर्जा अभी दिया गया। तो फिलहाल के लिए पीएम श्री स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 235 स्कूल जो है ना इनको दर्जा पीएम श्री का मिल चुका है। पूरे भारत में 14,500 पीएम श्री स्कूल प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल है। वैसे ये स्कूल है सरकारी, लेकिन फैसिलिटी सारी प्राइवेट जैसी है, और फीस सरकारी स्कूल वाली लगेगी इनके अंदर। और इनके लिए अभी रिसेंटली 24-25 में होने वाला खर्च है वो भी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 5 सितंबर 2022 को देश के पीएम श्री योजना को मंजूरी दी गई थी, ध्यान रखना। इसमें 124 व दूसरे चरण में 111 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल का दर्जा मिला है, ठीक है। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है, बताइएगा। संयुक्त अरब अमीरात है, तुर्की है, ईरान है, या मिस्र है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हर किसी बच्चे को आता ही होगा, थोड़ा डिटेल से जरूर बता देना। थैंक यू।